इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 7 हास्यकरण की समझ भाग 4। इसके पहले भाग 3 तक हम इसके ऊपर का पढ़े हैं। मुसलमानों और हास्यकरण से ऊपर का टॉपिक हम भाग 3 में पढ़ चुके हैं। यह है भाग 4 जिसमें मुसलमानों को अल्पसंख्यक क्यों बोला जाता है, मुसलमानों को हास्यकरण में क्यों लाया जाता है, इसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले हम बता दें, मुसलमान भारतीय समाज के जो हिंदुस्तान की धरती है, मुसलमान यहाँ के निजी निवासी नहीं हैं। मुसलमान सऊदी अरबिया से, सऊदी से, दुबई से और उधर अफगानिस्तान के एरिया के होते हुए उधर से ही हिंदुस्तान में आए हैं। कौन? मुसलमान। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी के बाद थे बाबर। ये लोग थे जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को लेकर आए। लेकिन मुसलमान इसी तरह हिंदुस्तान में नहीं आए थे। कुछ लोग लूटने के लिए आते थे, लेकिन वो लूट कर चले जाते थे। मुसलमान कुछ आते थे, उधर के नेता तो लूट कर चले जाते थे। लेकिन बाबर को न्योता देकर बुलाया गया था कि आप हिंदुस्तान में आओ, हमारी मदद करो सत्ता जीतने में। तो बस वही एक पल का इंतजार कर रहा था, क्योंकि बाबर जानता था कि हिंदुस्तान बहुत सुंदर जगह है, हिंदुस्तान बहुत सुंदर है। इसलिए वो आने के लिए बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन एक दिन शेर शाह सूरी ने उन्हें बुला ही लिया। फिर क्या हुआ? अब मुसलमानों के बारे में इस बुक में क्या हुआ बताते हैं। मुसलमानों की आपकी सत्ता तो बता दी है। बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे अकबर के बेटे जहांगीर के बेटे शाहजहां के बेटे थे शाहजहां के बेटे आ गए थे औरंगजेब के बाद है बहादुर शाह जफर। और वहां से मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह खत्म हो गया। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों की संख्या कितनी थी? 14.2% मुसलमानों की जनसंख्या थी 2011 की जनसंख्या में। देश आजाद हुआ तो उस समय ये बोला गया कि अगर मुस्लिम को मुस्लिम देश चाहिए तो पाकिस्तान बना। तो यहाँ पर दिया गया कि जिसको हिंदुस्तान में रहना है हिंदुस्तान में रह सकता है, जिसको पाकिस्तान में जाना है जा सकता है। तो बहुत सारे मुसलमान क्या किए कि पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ बहुत मुसलमान जो थे हिंदुस्तान में रहे। जो भारत माता को प्यार करते थे वही मुसलमान देश में रहे, और जो नहीं करते थे वो छोड़कर पाकिस्तान में चले गए। ऐसे पाकिस्तान भी अपना ही इलाका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, चाइना, ये सब अपना इलाका है। कोई मतलब इस सब पे हिंदुस्तान का ही धरती है। इस सब पे हिंदुस्तानी राजाओं ने शासन किया है। उन्हें एशियाई समुदाय माना जाता है। वे एशिया के समुदाय माने जाते हैं क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के उतने लाभ भी नहीं मिले हैं। और जो नेता भी बना है, नेता भी बोलता है कि मुसलमान तुम हमारे देश के नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारे लिए क्यों करें, हम नहीं करेंगे। तो क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या यहाँ पर ज्यादा है, इसलिए उन्हीं का डिमांड पूरा किया जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, सुरक्षा और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों में तालिकाओं में पढ़कर बताएं कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या क्या बताती है। ये देखो, मूलभूत सुविधाएं 2018 से 2009 तक। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू का है पक्का घर 65%, तो मुसलमान का है 63, हिंदुओं से कम है। उससे भी ज्यादा है ईसाइयों का पक्का घर, उससे भी ज्यादा है सिखों का पक्का घर। तो सिख समाज आगे चलता था भैया। बिजली कितने 75% मिलता था हिंदुओं के घर में, 67 मुसलमानों के घर में, 86.2 ईसाइयों के घर में, और 96% आ जाता था सिखों के घर में। और हिंदी बोले तो 75.2, 67.5, 86.2, 96
और नल का पानी हिंदुओं में आता था 43.7%, मुसलमानों में 35.8%, ईसाइयों में 48% आता था और 49.9% पानी जो सिखों के घर में मुहैया कराया जाता था सरकार की तरफ से। जो अधिकार सामान्य मिलना चाहिए वो अलग अलग क्यों है? क्योंकि सिख लोग अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, ईसाई लोग अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते, वो बस जीसस को मानते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, माथा टेकते हैं, बस हो गया। वो अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। और मुसलमान, देखिए यार ये टॉपिक में उस तरह नहीं बताना है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं इस बुक में, लेकिन आगे का जो स्रोत होगा मैं उसमें जरूर बताऊंगा। ये स्रोत है इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2011 का, टुवर्ड्स सोशल इंक्लूजन, जिसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च योजना आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृष्ठ 346, 389, 392 में इसका रिपोर्ट लिखा गया है। ये देखो क्या लिख रहा है, इनमें से कौन सा समुदायों को मूलभूत सुविधाएं सबसे ज्यादा और सबसे कम उपलब्ध है? सबसे कम मुसलमानों को, सबसे ज्यादा सिखों को उपलब्ध कराया गया है। अब विभिन्न में देख लो, इसमें धर्मों के साक्षात्कार दर है 2011 में कुल 74, हिंदू 63, मुसलमान 57, ईसाई 74, सिख 67, बुद्ध 71, जैन 86। इसमें भी जैन आगे है, इसमें भी जैन सिख आगे थे, इसमें भी आगे। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत यही रह गया है, देख लो। कुल आबादी 13.5, तो भारतीय सेना में 3, भारतीय पुलिस सेवा जिसको बोलते हैं क्या, आईपीएस में देखो, आईएएस में 3%, आईपीएस में 4, आईएफएस में 1.8% और पीएसयू में 3.3%, पीएलयू में 10.8% और बैंक में 2.2% नौकरी जो है इन लोगों को दिया गया है। इसके बाद आते हैं ये आंकड़े क्या बताते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतों पर बिछड़े पड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। 2005 में न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के हास्यकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए 17 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चा जो था, 7 से 16 साल की जो उम्र होती है मुसलमानों के बच्चों की, अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते थे। और ये मुसलमानी बच्चे बहुत कम साल तक ही शिक्षा ले सकते थे, उसके बाद वो नहीं ले पाते थे, इसलिए उन्हें पिछड़ना पड़ा, उन्हें बिछड़ना पड़ा। आगे देखते हैं, ये पृष्ठ संख्या 56 पर इसका लिखा गया है, इसके बारे में कुछ बताया गया मुसलमानों की शिक्षा के बारे में। मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू हैं। हास्यकरण मतलब उनकी संख्या कम। तब मुसलमानों की संख्या इसलिए कम हो गई क्योंकि कुछ मुसलमान देश आजाद हुआ तो वो पाकिस्तान में चले गए, इसलिए मुसलमानों की संख्या कम हो गई। नहीं तो उनका भी वर्चस्व होता, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और
व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग है। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्खा, जिसको बोलते हैं गुरखा, लंबी दाढ़ी, फैजी टोपी का चलन दिखाई देता है। मुसलमानों को देखोगे औरतों को तो गुरखा में दिखेंगी, मर्दों को देखोगे तो लंबे लंबे दाढ़ियों में दिखेंगे, बड़े बड़े दाढ़ियों में, और बड़े एक फैजी टोपी पहनते थे। कौन? फैजी टोपी, वो लंबा लंबा टोपी जो आता था। आज भी देखते हो कि मुसलमान टोपी पहनते हैं। बहुत सारे लोग सभी स्कूलों को इन्हीं निशानियों से पहचानते हैं। मुसलमानों को इन्हीं निशानी से पहचान लिया जाता था कि ये कौन कास्ट का है, कौन जाति का है। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से देखा जाता है। और मुसलमान जो इतर लगाते हैं, इससे भी लोग जान जाते हैं कि वो मुसलमानी है, इसलिए भी लोग उनके साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अब कुछ बड़े तबकों के लोग हैं जो कहते हैं कि वो हमारे जैसे नहीं है, हम उसका बात क्यों माने। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव करने का बहाना बन जाती है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि किस तरह अंसारी परिवार को किराए पर मकान ढूंढने में मुश्किल आ रही थी, क्योंकि उन्हें पैसा होते हुए भी उसको मकान किराए पर कोई नहीं दे रहा था। मुसलमानों के इस सामाजिक हास्यकरण के कारण, मतलब समाज उनका बहिष्कार कर दे रहा है, समाज उनको कोई भी सुरक्षा मुहैया नहीं करा रहा है। ठीक है, उसी को हास्यायीकरण कहते हैं। हास्यायीकरण का मतलब ही हो जाता है हम आपको अलग समझ लिए, हम आपको तिरस्कार कर रहे हैं, हम आपका कोई काम नहीं लेंगे, ना ही आपको काम देंगे। इस सामाजिक हास्यायीकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे हैं, जिसे अक्सर उनका घेटोआइजेशन होने लगा है। घेटोआइजेशन मतलब वहां से उनकी जनसंख्या कम होते गई है। कभी कभी यह पूर्व आग्रह घृणा और हिंसा के जन्म देता है, और घिसोआइजेशन जो हो जाता है वो कभी कभी एक तरह की घृणा और हिंसा को भी जन्म दे देता है। किसी से जलना, जगह छोड़ के चले जाना, फिर मन में आग बनाकर रखना, फिर कहीं जाकर किसी का गुस्सा किसी पे उतार देना, ये घेटोआइजेशन में आ जाएगा। ठीक है, किसी से घृणा मत करो, हर किसी से मोहब्बत करो यार। मोहब्बत करना है तो किसी एक से नहीं, मोहब्बत ही क्या जो किसी एक में सिमट कर रह जाए, किसी एक से करे। मोहब्बत वो चीज होती है, मोहब्बत वो भावना होता है जो एक से नहीं अनेक से करना चाहिए, पूरे जगत से करनी चाहिए। अगर घृणा करोगे तो हिंसा का जन्मदाता तुम ही होगे। अगर नफरत करोगे तो मारपीट, हिंसा तुम्हारे वजह से ही उत्पन्न होगा। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमजान के दौरान वहां कुछ गड़बड़ी हुई, जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मतलब अंधविश्वास के वजह से वहां पर मारपीट चालू हो गया, जनसंहार चालू हो गया, आंदोलन चालू हो गया। आंदोलन नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलते हैं जो बिना मतलब का मारपीट करने लगते हैं, वही चालू हो गया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। वहां पे इफ्तार नाम का कोई था, उनके दावत पर गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहना था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लें। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरानी होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया। मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चलती है? और क्या यही पहचान सारे खतरों का भेदभाव की जड़ है? अब देखो यार, पहनावा तो है, रीति रिवाज के दिन पहनते हो तो ठीक है, कोई भी पहनावा रीति रिवाज के दिन पहनते हो तो ठीक है,
लेकिन जनवरी पहन के घूमते हो तो गड़बड़ है भैया। शादी के दिन पहले शेरवानी लोग रोज पहनता था, आज शेरवानी आज शादी वगैरह में लोग पहनते हैं, फंक्शन में पहनते हैं। अगर रोज पहनते तो भेदभाव आज भी रहता। आज जीन्स टॉप टी शर्ट सलवार कमीज सब चला आया, इसी के वजह से वो सारा चीज खत्म हो गया है। आज भी बहुत लड़कियों को देखोगे तो सलवार समीज में दिख जाएंगे, जीन्स टॉप में। अधिकतर तो अभी जीन्स ही चल रहा है, जीन्स टॉप चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। जीन्स टॉप, जीन्स टी शर्ट, जीन्स शॉर्ट, उसके अलावा कुछ नहीं चलता है अब। यही ट्रेंड हो गया, यही फैशन हो गया है। इसी की वजह से किसी के मन में कुछ भेदभाव नहीं रहा है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी हैं जो करते हैं। आप हिंदू मुसलमान से शादी कर रहे हैं, मुसलमान हिंदू से शादी कर रहे हैं, हिंदू सिख से शादी कर रहा है, सिख मुसलमान से शादी कर रहा है, मुसलमान सिखों से शादी कर रहे हैं, चाहे सिख चाहे मतलब एक जाति दूसरे जाति से शादी करने के लिए अब कर रहे हैं। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हास्यकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे आपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। 7वीं कक्षा में आप भारत में औरतों की असामान्य स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं कि भारत में औरतों की उनको सम्मान मिलता था कि नहीं मिलता था। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हास्यकरण एक जटिल परिघटना है, बहुत बड़ा घटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह के राजनीतियों, संसाधनों और सुरक्षाओं की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों और नीतियों की रक्षा में हम सभी की बराबर जिम्मेदारी बनती है। अब देखो, जो संविधान के वजह से मूलभूत अधिकार सबको मिलता है, उस मूलभूत अधिकार की सुरक्षा हम सभी को करना पड़ेगा। अगर उस मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा हम नहीं करेंगे तो वो संविधान हमारी सुरक्षा नहीं करेगी। एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ से लो, यह परिभाषा तो सबको पता है। इनके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी घटा देती है, तो इसको बोलते हैं संविधान। फिर से सुनो, इसके बिना न तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जिसे बोलते हैं संविधान, जो हमारे देश को एक अनूठी घटा देता है। अनूठी घटा मतलब क्या? एक छाया देता है। और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे, और ना ही अगर हम एकजुट ही नहीं रहेंगे तो हम राज्य और देश के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? क्या उसके भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। किसी के भलाई के लिए करना है तो हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। नहीं होंगे, नहीं कर पाएंगे। बात सिंपल। अब निष्कर्ष देख लो, हम इस अध्याय में क्या क्या पढ़े हैं। इस अध्याय में हमने यह समझने का प्रयास किया है कि हास्याई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हास्याई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदाय के हाशिए पर रह जाने के अलग थलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसके अलग अलग तरह के महसूस भी करता है। हमने यह भी देखा है कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी हास्याई समूह हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अगला अध्याय है हास्यकरण से निपटना। हास्यकरण से हम कैसे निपट सकते हैं? हास्यकरण से कमजोर सामाजिक हास्यकरण से नहीं पैदा होती है। फिर से देखो, इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हास्यकरण से कमजोर हैसियत जो होता है, सामाजिक हैसियत, जो कम लोग होते हैं, अल्पसंख्यक, बल्कि शिक्षा और अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती है।
इसके बावजूद हास्याई समूह का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा इस तरह से हास्याई पर नहीं रहा। एक जमाना था जब मुसलमानों की भी बोलबाला थी इस देश में, आज नहीं है, लेकिन है, बहुत इलाकों में है, लेकिन कम है। अगर हम हास्यकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान देते तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है। हास्याई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अधिकार मिले, विकास मिले, हमको भी अन्य जितने भी सुविधा है वो सब में हमारा बराबर का हिस्सा हो। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इन हास्यकरण का सामना किस तरह किया है। अगले किस में जानेंगे? बताओ अगले अध्याय में। मतलब अगले पाठ में हम उसको जानेंगे। यहां से अभ्यास चालू हो जाता है। 1 नंबर, हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। 2 नंबर, आदिवासी लगातार हास्याई पर क्यों सिसकते जा रहे हैं? 2 कारण लिखिए। 3 नंबर, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताओ। 4 नंबर, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक, यहाँ पर देखो, अल्पसंख्यक और हास्यकरण वाले हिस्से जो थे उसको अब दोबारा पढ़िए और अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं उसको आपको लिखना है। 5 नंबर, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के संदर्भ में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हास्याई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश कीजिए। याद रहेगा। 6 नंबर, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविजन पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपके नजदीक बैठी है। वह अचानक कहती है कि इन आदिवासियों को तो देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, अलग लगता है कि सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें आपको बताएंगे? उसको क्या बातें आप बताओगे? उनमें से 3 बातें लिखिए। 7 नंबर, चित्र कथा में आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। जो दादू से सुन रही है अपने गांव के बारे में, क्या आप आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? तो लिखिए। 8 नंबर, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हास्यीकरण और सामाजिक हास्यीकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों? इसके बारे में आपको बताना है। यार सब क्वेश्चन ही है। ऊंची नीची, ऊंच नीच जातियों में होती है, धर्मों में होती है, पढ़ाई लिखाई, मतलब हर चीज में ही ऊंच नीच होता है। किसी का पोस्ट ज्यादा होता है, किसी का पोस्ट कम होता है। ऐसे भी जो गोरे लोग होते हैं उनकी जाति अलग, मतलब वो मानते हैं कि हमारी जाति अलग है, जो काले लोग हैं उनकी जाति अलग होती है। इस पुस्तक में जात सही है, ऊंच नीच। अब देखो, घेटोआइजेशन का मतलब यहां से समझो। यह शब्द आमतौर पर ऐसे इलाकों या बस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। घेटोआइजेशन इस स्थिति तक पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकता है या हो सकती है। भय या दुश्मनी भी किसी समुदाय को एकजुट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोग के बीच रहने पर उन्हें ज्यादा राहत मिलती है। इस समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के ज्यादा विकल्प नहीं होते। इसके कारण वह शेष समाज से कटता चला जाता है। मतलब वहां से जो समाज होता है उस समाज से अलग होते जाता है।
मैंने भी वहां पर भी यही बताया है कि वो अलग दिखते हैं, सबको अलग रखा जाता है जो घेटोआइजेशन में आते हैं। घेटोआइजेशन का मतलब होता है भैया तू अलग हो जा, तुम्हारी जरूरत नहीं है मेरे को। मुख्य धारा, मेन पॉइंट याद रहेगा, विस्थापित, इस जगह से भगा देना, दूसरे जगह बसा देना। कुपोषित, बीमारी की वजह से ऐसे व्यक्ति जिसे पर्याप्त भोजन या पोषण नहीं मिलता है उसी को कुपोषित बोलते हैं। ठीक है, तो ये अध्याय यहाँ पर खत्म होता है। फिर अगले अध्याय को पढ़ेंगे, हास्यकरण की समझ। अब मिलते हैं अगले अध्याय में। अब लेते हैं विदा आप सभी से। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।